अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास हीट का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज लेक्चर नंबर 4। ठीक है। हर संडे के संडे मैं आपको टॉपिकल पास पेपर के क्वेश्चंस देता हूँ। तो आज भी संडे की क्लास है, तो संडे की क्लास के बाद जब आप पीडीएफ के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको टीपीपी मिल जाएगी। ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी वालों को टीपीपी करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि उनसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन बाकी जितने ई कैट एम टी कैट वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको करने की डेफिनेटली नीड मौजूद है। ठीक हो गया, चलो शुरू करते हैं। जो जितने भी बच्चों की ये पहली क्लास है, कोई परेशानी नहीं है। सारा मटेरियल, सारी रिकॉर्डिंग, सारी पीडीएफ आपके पास गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी अपडेट हुई हुई है। आप जस्ट में संचरा से कोऑर्डिनेट करें और अपने आप को वहां पर ऐड करवा दें, तो आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो। और एक और लास्ट चीज शुरू करने से पहले, आप में से जितने लोगों ने बेसिक मैथ्स 01 नहीं देखी हुई, कोशिश करिएगा कि अगले लेक्चर से पहले, यानी कि अगला लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह अगले सैटरडे वाले दिन, तो उससे पहले बेसिक मैथ 01 मुकम्मल कर लिएगा, और बेसिक मैथ 02 मैं आपको आज की क्लास के बाद होमवर्क पे दूंगा। ठीक है। दूसरी चीज, जितनी भी चीजें बेसिक मैथ से रिलेटेड हैं वो वैसे तो मैं क्लास में ही साथ साथ कराता जाऊंगा, लेकिन ये डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं ही आपकी मैथ्स के लिए। ठीक है। तो अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना मैथ्स में कि मसला हल नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा, तो उनके लिए ये चीज है। देख लोगे तो अच्छी बात है, आपके फायदे में रहेगी। शुरू करते हैं भैया। हम लोग अपना जो गैस लॉज है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। अब जितने भी मेरे बेटा ये हमारे पास गैस लॉज है ना, ये सारे के सारे आइडियल गैसेस के लिए डिजाइन हुए हुए हैं। अब सर, आइडियल गैसेस और रियल गैसेस में फर्क क्या होता है, इसको समझ लीजिए जरा। देखो, आप जब भी कोई फिजिक्स में फिनोमेना पढ़ते हो या स्टडी करते हो या उसको डिफाइन करते हो, एक्सप्लेन करते हो ना, वो आइडियल बिहेवियर को अज्यूम करते हुए करते हो। हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे कार्नोट इंजन आप आगे चल के पढ़ोगे, या क्लास 11 के अंदर आपने मैकेनिक्स में जितनी चीजें पढ़ी हैं, कि आप क्या अज्यूम करते थे, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब आप मुझे बताओ, क्या दुनिया में कोई सरफेस ऐसा है जिसमें फ्रिक्शन ना हो? नहीं। उससे क्या होता है कि चीजें आपकी सिंपल रहती हैं, चीजें आपकी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती। ठीक है। तो आइडियल गैसेस में भी ऐसे सीन है। आइडियल गैसेस की डेफिनेशन ये है, हर वो गैस जो सारे के सारे गैस लॉस को हर कंडीशन पर ओबे करे, हर टेम्परेचर पर, हर प्रेशर पर ओबे करे, वो आइडियल गैस है। अब रियल गैस कौन सी है भाई? रियल गैस वही है जो आपको अपनी रियल लाइफ में मौजूद मिलती हैं। वो जाहिर सी बात है, सारे के सारे गैस लॉज को ओबे नहीं करती हर टेम्परेचर पर। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपके पास दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स की बिना पे। आपके पास ये जो अभी सिंध की नई किताब आई है ना, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है, उसका नाम उन्होंने हीट नहीं रखा हुआ। आपने अगर नोट किया हो तो उसका नाम उन्होंने एमटीजी या केटीजी के नाम से रखा हुआ है। ठीक है। एमटीजी या केटीजी बेसिकली क्या है? बाज किताबों में ये केटीजी होता है, बाज किताबों में ये एमटीजी होता है। ठीक है। केटीजी इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या एमटीजी इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी कि गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए या उसके बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए एक चार्ट है। ठीक है। सिंपल सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म का चार्ट है। इसके अंदर दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं जो अज्यूम किए गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के बिहेवियर में क्या होता है, फर्क आना शुरू होता है। सर, वो दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स कौन से हैं? सबसे पहला फॉल्टी पोस्टुलेट मेरे बच्चे ये है कि इन्होंने ये कहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो। अब देखो, ये एक फॉल्टी पोस्टुलेट है। आप ये तो कह सकते हो कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बहुत कम करती है, वीकर है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि फोर्स क्या है, जीरो है। दूसरा फॉल्टी पोस्टुलेट या जो गलत पोस्टुलेट है, जिसकी वजह से आइडियल और रियल बिहेवियर में फर्क आता है, कि आप आइडियल प्रिडिक्ट करते हो जबकि एक्चुअल में उससे डेविएट कर रहा होता है, वो मेरा बेटा आपके पास कौन सा है? वो है कि आप, इन्होंने कहा, मतलब ये चार्टर बनाने वालों ने कहा कि जो साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या है, जीरो है। आप ये तो कह सकते हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसका साइज जीरो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो। जब आप जब आप बात करते हो किसकी, अपना बॉयल्स लॉ की बात करते हो, अब देखो हम पढ़ते जा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आइडियल बिहेवियर से ना ये कैसे डेविएट करती जा रही है। बॉयल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा? अब तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, अब तो चैंपियन हो गए आप, कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, या प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो ये कहते हैं भाई, आप प्रेशर को बढ़ाते जाओ तो वॉल्यूम क्या होगा जनाबे वाला, कम होता जाएगा। तो इसके लिहाज से तो होना ये चाहिए कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाते 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 बहुत ज्यादा बढ़ा दूं,
तो वॉल्यूम जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया कि आप किसी कंटेनर में गैस को भर के उस पर प्रेशर बढ़ाना शुरू करो तो वॉल्यूम जीरो हो जाए। यानी कि मान लो आपके पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, यहाँ पिस्टन है, आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया और होते 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 क्या हुआ, अंदर गैस मौजूद है और ये पिस्टन नीचे जाके लग गया और वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो। ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। ये पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा, गैस कंप्रेस होगी, लेकिन एक जगह पे आगे ये पिस्टन क्या होगा, रुक जाएगा। अब ये पिस्टन जब एक जगह पे आके रुक रहा है तो भाई बाकी की जगह पे वो नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है कि गैसेस ने वो जगह ऑक्यूपाई की हुई है। तो आप तो बोल रहे थे कि साइज जीरो है, तो गैसेस ने कोई जगह ऑक्यूपाई कैसे कर ली। अब ये आपके पास आई डेविएशन। तो हम पढ़ेंगे कि आपके पास जो रियल गैसेस थी वो डेविएट कर रही थी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर। ये कई दफा का पूछा गया एमसीक्यू है। आप कोशिश करना कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो मैं फिर समझाता हूँ। बॉयल्स लॉ में आपने क्या प्रिडिक्शन दी थी, मतलब आइडियल गैसेस के लिहाज से, कि पी और वी का रिलेशन जनाबे वाला है इनवर्स। यानी कि जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम शुड डिक्रीज, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम शुड डिक्रीज, और बढ़ाओगे और वॉल्यूम कम, और बढ़ाओगे और कम। अगर आप प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको मान के चलें कि साइज जीरो है गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा जीरो हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो मैंने आपको एक मिसाल दी, मैंने कहा भाई एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ एक आपने पिस्टन लगाया हुआ है, ये एक कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। आपने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया, गैस कंप्रेस हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि पिस्टन जाके बिल्कुल बेस के साथ चिपक जाए। अगर ऐसा हो जाता तो हम कहते हैं हाँ ठीक है भाई, गैसेस तो ओबे कर रही हैं इसको, जब आपने प्रेशर बहुत बढ़ाया तो वॉल्यूम टेंड टू बिकम जीरो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाई प्रेशर पे क्या हुआ कि गैसेस ने कुछ डेफिनेट जगह ऑक्यूपाई करके रखी और पिस्टन को मजीद नीचे आने नहीं दिया। जब पिस्टन को मजीद नीचे आने नहीं दिया, इसका मतलब वो जगह कौन ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, गैस ऑक्यूपाई करके बैठी हुई है। इसका मतलब गैस का साइज जीरो तो नहीं है, गैस के पास कोई सिग्निफिकेंट साइज मौजूद है, भले वो बहुत छोटा है लेकिन मौजूद है। तो ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, इसके भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, पास पेपर्स को भर भर के देखा हमने। ठीक है। जब आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा तो चार्ल्स लॉ में आपको क्या बात कही गई चार्ल्स लॉ में आपको बात कही गई कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहां से क्या समझ में आता है, यहां से ये समझ में आता है कि जनाब अगर मैं टेम्परेचर को कम करते जाऊं तो वॉल्यूम बहुत कम होता जाएगा। सुनना अब ये बात गौर से, टेम्परेचर कम करते जाए वॉल्यूम कम होता जाएगा। आपको वैसे भी मैटर का एक जनरल बिहेवियर पता है क्या सर? बेटा वो जनरल बिहेवियर, आपको ये बात पता है कि जो टेम्परेचर है, जब आप किसी भी मैटर का टेम्परेचर कम करते हो तो क्या होता है, वो आपके पास गैसेस से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से सॉलिड में जाता है। ये बिहेवियर तुम्हें पता है ना, टेम्परेचर को कम करने पे वो क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है। भाई अगर मैं पानी का एक बर्तन फ्रीजर में रखता हूं तो कुछ टाइम बाद बर्फ जम जाती है, क्योंकि उसके अंदर से टेम्परेचर कम होता है, इंटरनल एनर्जी कम होती है। अच्छा, अब चार्ल्स लॉ ये कहता था भाई टेम्परेचर को अगर आप जीरो कर दोगे तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी क्या हुआ, जब आप टेम्परेचर को कम करते गए तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। अब गैसेस लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हो रही थी ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपने तो कहा हुआ है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करती, और लिक्विड के मॉलिक्यूल में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से ज्यादा होती है, सॉलिड में और ज्यादा होती है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो गैसेस का टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता जाना चाहिए था, और होते होते जब आप टेम्परेचर को जीरो कर दो तो वॉल्यूम शुड बिकम जीरो। लेकिन देखा क्या गया कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो आपकी रियल गैसेस थी, ये आइडियल बिहेवियर को डिफाई कर रही थी, और आइडियल चार्ट से या आइडियल डिफाइंड सेट ऑफ जो पॉसिबिलिटीज थी उनसे हटकर किस में कन्वर्ट हो रही थी, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी। दैट प्रूव्स कि इनके दरमियान में, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। अब इसका सवाल कैसे आता है, सवाल ये आता है कि जनाब रियल गैसेस कब डेविएट करती हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो मैंने आपको सिखा दिया कि रियल गैसेस डेविएट, कोशिश करो क्लास के दौरान लेक्चर नहीं बनाओ, बाद में रिकॉर्डिंग से देख के बनाओ। रियल गैसेस डेविएट करती हैं कहां से, फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। कहां कहां पे भाई लोग, कहां कहां पे, एट हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर। और मैंने आपको दोनों लॉस की मदद से समझा दी है, क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या कहता था कि भाई हाई प्रेशर पे वॉल्यूम शुड बिकम जीरो, ऐसा नहीं हुआ। चार्ल्स लॉ कहता था लो टेम्परेचर पे वॉल्यूम शुड बिकम जीरो, ऐसा भी नहीं हुआ। बॉयल्स लॉ के केस में हाई प्रेशर पे
गैसेस ने कुछ डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था, विच प्रूफ कि उनका साइज जीरो नहीं है, जो कि एक केटीजी की फॉल्टी पोस्टुलेट में आ गया। चार्ल्स लॉ के केस में लो टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं, दैट प्रूफ कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मौजूद है, तभी तो लिक्विड में जा रही है, वरना कैसे जाएंगे लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। एक और सवाल यहां से ये पूछता है कि रियल गैसेस आइडियली बिहेव कब करती हैं, तो आप बोलोगे रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, या रियल गैसेस बिहेव आइडियली कब करती हैं भाई, इसका बिल्कुल उलट कर दो, इसका बिल्कुल उलट कर दो, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है, क्यों सर ऐसा किस लिए होता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए मेरा बेटा, लो प्रेशर के ऊपर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, वॉल्यूम वो बड़ा ऑक्यूपाई करेंगे भाई, बॉयल्स लॉ में देखो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। सही है। सिमिलरली हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, तो भी उनके इस फॉल्टी पोस्टुलेट का पता नहीं चलेगा। तो ये आपके पास दो चीजें थी जिसका अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये वैसे ही एक सिंपल सा टॉपिक था, मतलब ये कोई टॉपिक था भी नहीं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास स्टेट इक्वेशन है या जनरल गैस इक्वेशन है, जहां से हमारे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, ये जो जो चीजें बनती है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, अब ये कैसे आता है भाई, जो आपने सारे के सारे लॉस पढ़े हुए हैं ना, कौन कौन सा भाई, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स है, ठीक है, वी और टी का रिलेशन डायरेक्ट है, सिमिलरली जो आपने अपना एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है, वी और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन सबको मिलाकर आप क्या करते हो, एक जनरल गैस इक्वेशन बनाते हो। ऑब्वियसली डेरिवेशन मेरा डोमेन नहीं है, क्योंकि ई कैट एमडी कैट का कोर्स चल रहा है इस वजह से। ठीक है, तो इनको आप मिलाते हो तो आपके पास ये इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन में किससे क्या मुराद है, पी आपके पास प्रेशर है, वी आपके पास वॉल्यूम है, एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। लास्ट लेक्चर में भी बात हुई थी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है भाई, अमाउंट ऑफ गैस को मेजर करने की एक यूनिट है, यह तरीका है। आर आपके पास क्या है भाई, आर आपके पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है जनाब, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है भैया, और इसकी जो वैल्यू है ना, वो आपके पास होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन कैसे आई, ये निकाल के भी देख ले भाई। यहां से अगर मुझे आर का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या बोलोगे, पी वी डिवाइडेड बाय एन टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा। सही। पी आपके पास क्या है, प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखना, एटीएम नहीं लिखना भाई, ठीक है, जहन में रखिएगा। वी आपके पास क्या है, मीटर क्यूब, सारी एसआई यूनिट की बात चल रही है अभी। एन आपके पास क्या है जनाब, नंबर ऑफ मोल्स है। टी आपके पास क्या है, केल्विन है। ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा एब्सोल्यूट वाला रखेंगे या केल्विन वाला रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी गलतियां कराएंगी। 2 मीटर से 2 मीटर मर गए, क्या बनता है यहाँ पे, न्यूटन मीटर, डिवीजन में मेरा बेटा आपके पास आता है मोल टाइम्स ऑफ केल्विन। ठीक है, अब न्यूटन मीटर आपके पास इक्विवेलेंट किसका होता है, जूल का होता है, तो ये बन गया आपके पास जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक हो गया। तो ये जनाब हमारे पास क्या चीज थी, ये हमारे पास थी आर का वैल्यू, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब इसके अंदर से अच्छा नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से भी जरा दो तीन चीजें सीख ले। नंबर ऑफ मोल्स की भैया एक फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे, एम अपॉन कैपिटल एम। ये क्या चीज है जनाबे वाला, बेटा ये जो छोटा एम है इससे मुराद है मास इन ग्राम्स, डिवाइडेड बाय ये क्या चीज है हमारे पास, ये है मेरा बेटा, इसको आप कहते हो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, इसको आप ग्राम मोलर मास भी कहते हो, और इसकी यूनिट हमारे पास होती है ग्राम पर मोल। ये सब चीजें जहन में रखिएगा, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन, ठीक है, मैं बोलूं यार ऑक्सीजन का ग्राम मोलर मास क्या है, या ऑक्सीजन के क्या है, तो देखो भैया एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दो ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये बना 32 ग्राम पर मोल। सर मतलब समझाएं जरा, देखो इसका मतलब ये है, अगर आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, तो इसका मास कितना होगा, 32 ग्राम, 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा, 32 ग्राम। सिमिलरली एक और मिसाल से समझ लो, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन का मास आपके पास है 12, सही है, ऑक्सीजन के अंदर आपको पता है 16, अभी बात की थी हमने, और दो ऑक्सीजन के वो हैं आपके पास एटम्स हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 16 टू का क्या हो गया 32, ये क्या बन गया आपके पास 44, और आगे यूनिट क्या बन गई इसकी, ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल में देयर आर 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
एक मोल में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास होती है। अगर आपने एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का लिया है तो उसके 44 ग्राम से। अब इससे परेशान नहीं होना कि सर आपने हमें कल की लेक्चर में एक चीज पढ़ाई थी, दैट वाज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर ये था कि जनाब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एक मोल के अंदर। पढ़ी थी ना हमने कल ये बात कि भाई कोई भी अगर आप एक मोल सब्सटेंस लेते हो, मान लो अगर मैं एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने होंगे? भैया ये तो पता है ना मॉलिक्यूल का पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो ये आपके पास एक ऑक्सीजन है, सिमिलरली अगर एक और बना लें, ये मान लो आपके पास एक और ऑक्सीजन है, और इनसे मिलके आपके पास यहाँ कहीं पे एक अदद बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास कार्बन का एक मॉलिक्यूल चिपका हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। ऐसे बचपन में कभी आपने गोले मटोले पढ़े होंगे ये सारे अपनी 9 क्लास के अंदर ये चीजें, ठीक है। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल आ गया। अब ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है? ये पूरा का पूरा बच्चे आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है जिसमें ये दो ऑक्सीजन चिपके हुए हैं, और ये एक आपके पास क्या चिपका हुआ है? यहाँ पे कार्बन चिपका हुआ है। तो इस तरह के गौर से सुनना, कॉन्सेप्ट को फील करते चलो। अगर मैं एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ली भाई? एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड ली। तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स हैं? ऐसे आपके पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। सिमिलरली एक मोल ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे टोटल? मॉलिक्यूल का मतलब दो ऑक्सीजन साथ साथ चिपके हुए हैं, कितने होंगे? 6.02 10 पावर 23। तो अब इससे परेशान नहीं होना कि सर फिर हर चीज के एक मोल का मास क्यों अलग अलग है। इसलिए कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, जाहिर है इसका मास ज्यादा होगा। अगर सिर्फ मेरे पास एक, खुद सोचो, अगर सिर्फ एक ऑक्सीजन होता तो भाई इसका मास तो कम होता ना। अगर ऐसे दो ऑक्सीजन होते, कार्बन ना होता, तो इसका मास ज्यादा होता थोड़ा सा। लेकिन अब ये तो दो ऑक्सीजन और एक कार्बन चिपक के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो जाहिर है जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसमें जितने सारे एटम्स होंगे तो मास उतना क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यही पे मेरा बेटा एक और फॉर्मूला आपके पास होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का, ये भी हम यूज करेंगे अभी आगे चल के। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं आपके पास एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। सर ये क्या फॉर्मूला है, जरा एक्सप्लेन करें। अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखो देखो भैया, आपको एक बात पता है जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, क्या? एक मोल में यू हैव 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, कभी कभार हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कभी कभार हम एटम्स कहते हैं। वजह यह है कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एटम्स होते हैं। जैसे आपके पास जितनी भी नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं। अब ये बहुत बेसिक किस्म की केमिस्ट्री है जो आप लोगों ने मेरा ख्याल है 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल के अंदर वो जो बेसिक आपके पास एलिमेंट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके पास नोबेल गैसेज होती हैं, जिनका ऑक्टेट रूल कंप्लीटली सेटिस्फाई हुआ हुआ होता है, और वो आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। तो अब जैसे हीलियम है, अब आपको हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं मिल रहा होगा, वो एटम की फॉर्म में मिल रहा होगा। या कोई भी और आपके पास इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, तो वो आपको मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं मिलेगी, वहां पे आप कहोगे एटम। लेकिन अब जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसके आप एटम नहीं बोलोगे, इसके आप मॉलिक्यूल्स बोलोगे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो एक मोल में आपके पास 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। और अगर मैं उसी चीज के दो मोल ले लूं और आपसे पूछूं बता भाई अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बोलोगे कोई मसला नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रोस नंबर। अगर मैं बोलता हूं बता यार 3 मोल में मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बोलोगे सर 3 मल्टीप्लाई बाय Na। तो अगर मैं कहता हूं मुझे बता n नंबर ऑफ मोल्स में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल है n नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। यहां से ये फॉर्मूला बना है। यानी कि n मोल्स में टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? एवोगैड्रोस नंबर से। सिंपल सीन हो गया। अब इसको करके भी देख लो। मान लो आपको पता करना है कि जनाब 5 मोल में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 5 मोल्स में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं मिसाल के तौर पे, तो जनाब ये वाला नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ऐसे आ जाएगा आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली मेरा बेटा, हम आगे एक चीज और यूज करेंगे और वो बार बार यूज करेंगे, जो आपके पास है ना PV इज इक्वल टू NRT। इस पे देखो, इसके अंदर आपके पास अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं PV डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू N इंटू R,
अगर मैं एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए बात करूं, मतलब मेरे पास गैसेज हैं, उनका प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन उसके मोल्स चेंज नहीं हो रहे, यानी कि एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो आपको रेशियो नजर आ रहा है, ये रेशियो तो कांस्टेंट ही हो गया ना भैया एक तरह से। क्यों? क्योंकि देखो इसकी राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, एन इंटू आर लिखा हुआ है। आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है और एन आपके पास क्या है, एन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है। तो फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम ये क्वेश्चन यूज करेंगे बार बार, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, ये क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है पास पेपर का, जो आपके सामने मेंशन है। पहले मुझे बता दो यहां तक सबको सारी चीज क्लियर हो गई है? हम जो है ना फिर इसका सवाल स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, माजी में आया हुआ भी है। चलो, अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने जो है ना वो एक सिंपल सा क्वेश्चन मेंशन है। कहता क्या है, ऑक्सीजन इज फिल्ड इन अ क्लोज मेटल जार ऑफ वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब at a pressure of 1.5 into 10 to the power 5 पास्कल एंड टेम्परेचर 400 केल्विन। अच्छा, ये साथ साथ ना बेटे यूनिट्स रजिस्टर करते जाना। ये जो आपके सामने पास्कल यूनिट लिखी हुई है ना प्रेशर की, ये पास्कल बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट ही यूनिट है। जैसे न्यूटन मीटर के इक्विवेलेंट जूल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट पास्कल यूनिट है, तो उससे परेशान नहीं हो जाना। ऑक्सीजन की बात कर रहा है भाई, जब भी ऑक्सीजन को कहा जाए ना, जहन में रखना ऑक्सीजन ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एटॉमिक फॉर्म में होगी तो वो मेंशन करेगा। ऑक्सीजन इज फिल्ड इन अ क्लोज मेटल जार ऑफ वॉल्यूम 10⁻³ हाँ, यहां से जरा एक और चीज समझ लीजिए। बेसिक सी बात है ये भी, लेकिन समझ लीजिए काम आ जाएगी। बेसिक सी बात ये है जनाब, कि आप गैस को किसी भी क्लोज वेसल में जब बंद करोगे, तो गैस जो है ना वो हमेशा पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। भाई आप खुद सोचो ना, अगर मेरे पास एक कमरा है, वो कमरा पूरा बंद है, सील पैक कमरा है, तो मैं कमरे के एक कोने पे अगर थोड़ा सा परफ्यूम फुसफुस करूं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो पूरे कमरे में जो उसकी फ्रेग्रेंस है ना वो फैल जाएगी, आ जाएगी। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे टेंड टू ऑक्यूपाई द कंप्लीट वॉल्यूम अवेलेबल टू देम, ध्यान में रखना। ऑक्सीजन फिल हुआ है एक क्लोज मेटल जार में, जिसका वॉल्यूम है 10⁻³ मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 1.5 10⁻5 पास्कल एंड टेम्परेचर दिस। द जार हैज अ स्मॉल लीक इन इट। जार क्या है भाई, जार जो है ना वो थोड़ा सा लीक कर रहा है, ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा सा लीक मौजूद है। चाहे लीक होगी तो वहां से गैस स्केप करेगी। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁻5 पास्कल। और स्केप क्यों कर रही है? क्योंकि आप नोट करो, आपके पास ये जो जार है इसका प्रेशर ज्यादा है, और सराउंडिंग का प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, 10⁻5 पास्कल। ठीक है, तो अंदर से गैस निकल के बाहर जाएगी। और आगे टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है एटमॉस्फेयर का 300 केल्विन। फाइंड द मास ऑफ द गैस दैट लीक्स आउट बाय द टाइम द प्रेशर एंड द टेम्परेचर इनसाइड द जार इक्वलाइज विद द सराउंडिंग। यानी कि देखो भैया, वही वाली बात जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, फिर सुन लो। ये मान लो आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, जिसमें आपके पास ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ये ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स है भैया, जो मस्त अपनी जिंदगी इसके अंदर जी रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, आपके पास ये जो है ना, आपके पास ये गैस जा रहा है, इसमें आपके पास क्या होता है, थोड़ा सा लीकेज होता है। अब लीकेज की वजह से गैस बाहर आएगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जनाबे वाला, अंदर आपके पास प्रेशर ज्यादा गिवन है, बाहर आपके पास प्रेशर कम है। तो हाई कंसंट्रेशन साइड से लो कंसंट्रेशन साइड पर आपका गैस क्या होगा, मूव करता जाएगा। ठीक हो गया, समझ में आने वाली बात भी है ये। अब देखो यहाँ पे आपके पास कब तक ये काम होता रहेगा, जब तक कि दोनों तरफ का प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो यही कहा है, फाइंड द मास ऑफ द गैस दैट लीड्स आउट बाय द टाइम द प्रेशर एंड द टेम्परेचर इनसाइड द जार इक्वलाइज विद दैट ऑफ द सराउंडिंग। अब कैसे करेंगे भाई इसको? देखो, हमें ये बात पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। चलो, अब क्या करेंगे जनाबे वाला, किस तरह से करेंगे अब इसको? मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो ये क्या बन जाएगा, पी वी डिवाइडेड बाय आर टी। सबसे पहले इनिशियली, इनिशियली से क्या मुराद है, जब सारी की सारी गैस इस मेटल जार के अंदर मौजूद थी, तो प्रेशर कितना गिवन था भैया? तो उस वक्त के नंबर ऑफ मोल्स को मैं कह देता हूं N1 थे। जाहिर सी बात है, शुरू में नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के अंदर ज्यादा होंगे, फिर जब वो एस्केप होता जाएगा प्रेशर कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल शुरू में मैंने मान लिया N1 थे। प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁻5। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 10⁻³ आर आपके सामने दिया हुआ है कितना जनाबे वाला, 8.314 मल्टीप्लाई बाय, ये इसको अभी हम आर ही लिख लेते हैं, ताकि फिलहाल आपकी जिंदगी परेशान ना हो, इसको भी आर ही ले लेते हो, ठीक है।
ये लो, इसको भी रहने देते हैं आर ही। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपके पास जनाबे वाला, शुरू में 400 केल्विन का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब कैसे करना है भाई, ये देखो, यहां पे आपके पास जो 10 की दोनों पावर्स हैं, मतलब जो 10 की बेसिस है वो तो सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 5 में से 3 गया तो मेरे बच्चे क्या बच गया, 2 बच गया यहाँ पे, ठीक है, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अपॉन में मेरे पास आ गया 400 इंटू आर, आर को मैंने लिखे रहने दिया एज इट इज, 400 को मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। 400 को लिख सकता हूं ना 4 मल्टीप्लाई बाय 100 या 4 इंटू 10 पावर 2। 10 पावर 2 से 10 पावर 2 आपके पास यहां कैंसिल हो गया। ये मेरा बेटा मेरे पास बनता है 1.5 डिवाइडेड बाय 4 आर। इसको देखो फर्दर मैं कैसे लिख रहा हूं, 1.5 को मैं लिख सकता हूं 15 डिवाइडेड बाय 10, तो 4 आर पहले से लिखा हुआ था, वो 1.5 को खोलने के बाद एक 10 और आ गया। अगर आपने बेसिक मैथ 01 देखा हुआ है और जो मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आपने सॉल्व किए हुए हैं, तो ये सब मैथ्स जो हुई है आपको समझ में आ रही होगी, कोई बहुत खतरनाक साइंस नहीं कर दी मैंने यहाँ। अब इसको आप कैंसिल करोगे 5 के टेबल से, 5 3 टाइम्स आपके पास 15 हो गया, 5 2 टाइम्स आपके पास 10 हो गया, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया N1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 2 टाइम्स 8 आर। ये आपके पास आ रहे हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स, या इनिशियली आपके पास जो कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स थे वो कितने थे मेरा बेटा, वो आपके पास ये सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स मौजूद थे। क्लियर हो गया। अब देखो फाइनली, फाइनली से क्या मुराद है, जब अंदर से गैस निकल के बाहर जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, एक वक्त आएगा जब दोनों का प्रेशर, यानी कि जार के अंदर का प्रेशर और जार के बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद फर्दर गैस आपके पास बाहर निकलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब फाइनली आपके पास कितने मोल्स रह जाएंगे यहाँ पे भाई, वो देखने हैं। फॉर्मूला वही है वो जो हमने जनरल गैस इक्वेशन से निकाला है, पीवी अपॉन आर टी। अब फाइनल प्रेशर आपका कितना हो जाएगा, फाइनल प्रेशर आपका हो जाएगा, फाइंड द गैस दैट लीक्स आउट बाय द टाइम द प्रेशर एंड द टेम्परेचर इनसाइड द जार, क्या कह रहे हैं, इक्वलाइज विद द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग जितना ही आपका प्रेशर और टेम्परेचर हो गया। तो देख लो भाई, अब आपने क्या किया, प्रेशर आपके पास कितना है, प्रेशर आपके पास रह जाएगा 10 की पावर 5 पास्कल, और वॉल्यूम अभी भी आपके पास कितना होगा, 10 की पावर -3, क्योंकि जाहिर है अगर गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए तो इसका मतलब जार का वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो गया। अगर एक भी मोल होगा तो हम यही कहेंगे उसने पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है जितनी जगह पे वो मौजूद है। वजह यह है भैया, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो इनके रैंडम मोशन की वजह से ये कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने सारा का सारा वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इनको अवेलेबल था वो सारा वॉल्यूम इन्होंने क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर एक भी मॉलिक्यूल होगा तो उसने वो सारा वॉल्यूम क्या किया होगा, ऑक्यूपाई किया हुआ होगा। ये आ गया आर, और टेम्परेचर कितना रह जाएगा आपके पास, 300 रह जाएगा। सॉल्व करेंगे, बेसिस सेम है 10 की तो पावर माइनस हो गई, मतलब पावर ऐड हो गई, बेसिस आर सेम तो पावर ऐड होती है। 5 में -3 को ऐड करेंगे तो 2 बचेगा, 10 पावर 2। अपॉन में आपके पास आ गया आर, 300 को मैंने लिखा 3 इंटू 10 की पावर 2, 10 पावर 2 से 10 पावर 2 मर गया। यहां आपके पास बचता है N2 का वैल्यू जो आता है आपके पास, N2 का वैल्यू आपके पास आता है 1/3 आर। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कितना मास गैस का एस्केप हुआ, तो उसके लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। आप पहले निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स कितने एस्केप हुए, तो भाई जो आपके नंबर ऑफ मोल्स जार से बाहर निकल गए या एस्केप हो गए, कैसे निकालोगे आप, डेल्टा एन। डेल्टा एन का क्या मतलब है, आपके पास पहले कितने थे और अब कितने रह गए, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो बेसिकली क्या हुआ, गैस आपकी बाहर चली गई है। तो आ जाओ भाई, 3/8 आर माइनस का 1/3 आर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आगे आपके पास आ गया जनाबे वाला 3 आर माइनस का 8 आर, और यहां पे 8 आर को 3 आर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सर ये क्या किया आपने, फिर सुन लो बेटा, मैंने ये किया एलसीएम सेम करने के लिए। देखो एलसीएम सेम करना था, यहां पे 3 आर था तो मैंने इस 3 आर को यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 3 आर को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये नजर आ रहा है, 3 आर को 8 आर से मल्टीप्लाई किया, ये नजर आ रहा है। सिमिलरली यहां पे मैंने क्या किया, 8 आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एलसीएम सेम करने के लिए 8 आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहां 8 आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहां भी 8 आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 8 आर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये नजर आ रहा, 8 आर 3 आर से मल्टीप्लाई हुआ, ये नजर आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, ऊपर हो गया 3 3 9 आर माइनस का 8 आर, डिवीजन में आ गया 8 3 24 आर का स्क्वायर। 9 आर में से आपने जब 8 आर को माइनस किया क्या बचा, आर बचा, अपॉन में आ गया आपके पास 24 आर स्क्वायर। एक आर से एक आर आपके पास यहां पे क्या हो गया जनाबे वाला, कैंसिल हो गया।
सिंपल हो गया आपके पास, आसान सी चीज हो गई, कोई बहुत टेक्निकल चीज अब तक हमने नहीं करी। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब आपके पास जो चीज बच गई ना भाई, अब दोबारा से देख लेना आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये आपके पास आता है 1/24 R। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के मेरा बेटा दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको 1/R का जो वैल्यू है ना वो डायरेक्टली याद हो जाए तो भी सही है, लेकिन अमूमी तौर पे बच्चों को ये वैल्यू याद होता नहीं है। वरना जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर आप कहीं पे ये चीज मेंशन कर लेना कि 1/R का वैल्यू 0.12 होता है, क्योंकि जितने भी हीट के टॉपिक है ना उसके अंदर ये दो वैल्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगे कि √R का वैल्यू 2.88 होता है और 1/R का वैल्यू 0.12 होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कोई मसला नहीं है, मैं आपको इसके बगैर ही सॉल्व करना सिखा रहा हूं। ठीक है, देख लो भाई, इधर फिर से आपका बेसिक मैथ्स का लेक्चर बीच बीच में स्टार्ट होता जा रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जनाबे वाला, मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। 1000 से क्या कर दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों सर? भाई सॉल्व करने के लिए। विदाउट कैलकुलेटर अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मेरे पास उसके लिए एक ही तरीका है, और वो एक ही तरीका क्या है भाई, इस तरीके से काम करना जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ जनाबे वाला। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 1000 डिवाइडेड बाय, ये आया 24। आर को मैंने राउंड ऑफ करके सिर्फ का सिर्फ क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब और नीचे वाला 1000 आ गया एज इट इज। ठीक है, देखो जो जो मैं करता जा रहा हूं साथ साथ एक एक स्टेप बता रहा हूं, गौर से फॉलो करो क्योंकि बाद में आपने यही काम करना है। आर का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 8.314। इसको मैं क्या राउंड ऑफ करके ले रहा हूं, 8 राउंड ऑफ करके चला रहा हूं। सर के आंसर की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, इतना फर्क पड़ेगा कि वो आपके ऑप्शन के अंदर होगा, उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को ये बात पता है कि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है, साथ मैंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आ जाओ कैंसिलेशन करो। 8 1 टाइम्स आपके पास 8 होता है, 2 यहां आ गया। 8 2 टाइम्स आपके पास 16 होता है, 4 यहां आ गया। 8 5 टाइम्स आपके पास क्या होता है जनाबे वाला, 40 होता है। सही हो गया, ये कैंसिलेशन हो गई आपके पास। अब 24 बचा हुआ है भाई, 24 से कैंसिल कर लेते हैं। 24 के टेबल से जब मैं काटता हूं तो मुझे नजर आ रहा है 24 10 जा होता है 240, और 24 5 जा होता है मेरे पास 120। ये चीज भी नजर आ गई। 125 में से जब मैंने 120 निकाला तो पीछे कितना बचा, 5 बचा। 24 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो आपने यहां डेसिमल लगा दिया और यहां जीरो लगा दिया। 24 2 जा आपके पास होता है 48, 50 में से 48 निकाला तो 2 बचा। डेसिमल लगा हुआ है तो आप एक जीरो लगा सकते हो, क्योंकि डेसिमल में हर स्टेप पे जीरो लगा सकते हैं। मेरा ख्याल है कोई छठी सातवीं दफा बता रहा हूं यही बात। अब 24 के टेबल में 20 भी नहीं आता, मसला ये है 20 भी नहीं आता भाई, 2 तो नहीं आता था तो डेसिमल लगा हुआ था, आपने एक जीरो लगा दिया। लेकिन 24 के टेबल में 20 भी नहीं आता, अब क्या करें भाई, एक और जीरो लगाना है तो यहां भी एक जीरो लगाना पड़ेगा। दो दो जीरो नहीं लगा सकते आप, अपनी मर्जी से, जहन में रखिएगा ये बात। 24 10 जा आपके पास क्या होता है, 240 होता है। तो इसका मतलब 24 8 जा जो होगा वो 240 माइनस का 48 होगा, यानी कि 192 होगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 24 8 जा। सही हो गया बेटे, ये चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी, मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस करने के लिए उसी से आएंगी चीजें, और कोई मेथड या टेक्निक नहीं है जिसके अंदर आप बेसिक मैथ्स कर लोगे। वो अगर आपको अभी रोना आ रहा है तो आखिर में ज्यादा रोना आएगा। ठीक है, अगर आप अभी प्रैक्टिस करोगे तो एक दो डेढ़ दो महीने के बाद अब इस काबिल हो जाओगे कि ये सारी चीजें खुद से कर सको। 5.208 डिवीजन में आपके पास क्या आ गया मेरे बच्चे, 1000 आ गया। अब अगर मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूं ना, 1/24 R, तो देखो इसका आंसर क्या आता है, 8.314। इसका आंसर मेरा बेटा मेरे पास आता है 5.011 इंटू 10⁻³ मेरे पास क्या आ रहा है, 5.208 इंटू 10⁻³ तो देखो इतना क्लोज आंसर आता है आपके सामने। मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूं मजीद आगे। देखो ये 1000 नीचे, इसको मैं कैसे लिखूंगा भैया, इसको मैं लिखूंगा 5.208 इंटू 10⁻³ जब ये ऊपर आएगा जनाब तो क्या बन जाएगा, 5.208 इंटू 10⁻³ अब कैलकुलेटर वाला आंसर क्या आ रहा है, 5.011 इंटू 10⁻³। हमारा क्या आ रहा है, 5.208 इंटू 10⁻³। मैंने क्या कहा था कि अगर आप कोई भी चीज खुद से सॉल्व करोगे विदाउट कैलकुलेटर तो उसमें आपका जो आंसर आएगा वो इतनी क्लोज प्रोक्सिमिटी में जरूर होगा कि आपके ऑप्शन में सारा का सारा मैच कर जाएगा, कोई परेशानी उसके अंदर आपको होने वाली नहीं है। आगे देख लेते हैं हम जरा, हमने करना क्या था, सवाल वापस देखो एक बार। हमने करना क्या था, हमने वो मास निकालना था जो स्केप कर गया, और अभी आपने क्या निकाला है, आपने क्या निकालना था, फाइंड द मास ऑफ द गैस दैट लीक्स आउट बाय द टाइम द प्रेशर एंड द टेम्परेचर इनसाइड द जार इक्वलाइज विद द सराउंडिंग। ठीक हो गया, तो आपने अभी निकाले नंबर ऑफ मोल्स के, कितने नंबर ऑफ मोल्स बाहर चले गए। इसमें भी देखो 10⁻³ का मतलब क्या है, डेसिमल 3 स्टेप पीछे जाएगा, 1 2 3,
3 स्टेप डेसिमल पीछे आएगा तो यहाँ पे तो 2 जीरो ही आ जाएंगे, यानी कि जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले जो एस्केप कर गए वो कितने हैं, 0.0052। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या कर चुके हैं, एस्केप कर चुके हैं। अब मोल्स की मदद से आपने क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, जितने लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि सर ये इतना लंबा क्वेश्चन पेपर में आता है क्या, तो जो मेडिकल वाले हैं, आप लोगों के लिए जो अभी रिसेंट नम्स हुआ है ना 2024 का, आपका कोई ना कोई भाई बहन कजन दोस्त पड़ोसी फुप्पी का लड़का कोई तो होगा, अभी अभी इसी साल की बात कर रहा हूँ, यकम सितंबर को हुआ है, 1 सितंबर को हुआ है, उनसे राब्ता करना। और जो इंजीनियरिंग वाले हैं ना, वो नस्ट का जो 2023 के लास्ट के 2 राउंड्स आए थे ना, उनसे राब्ता करना। जो आपका कोई दोस्त यार अगर जानने वाला गया हो, ठीक है, तो आप उनसे राब्ता करना। तो यहाँ पे ये इस टाइप के क्वेश्चन ना अक्सर वो बेशतर पूछते रहते हैं लोग उठ के। बाकी आप लोगों को मुश्किल इसलिए लगते हैं कि आपने जिंदगी में कभी देखे नहीं होते, आसान आसान चीजें करने की आदत होती है, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है, मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई मास, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, मॉलिक्यूलर मास को। नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने कितने थे, 0.0052। अब आपको क्या चाहिए भाई, मॉलिक्यूलर मास चाहिए। हमारे पास गैस कौन सी थी, चेक करो, गैस आपके पास थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना था, 32 ग्राम था, 32 ग्राम था। अब आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पे 32 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना भी सिखा रहा हूं भाई, देख लो फिर से, 0.0052 मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाओ भाई, 32 टू जा कितना होता है 64, 4 यहां आया भाई, 6 यहां चला गया। 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 32 10 सा होता है जनाब 320, 320 का आधा कितना होता है 160, 160 में अगर मैं 6 ऐड कर देता हूं तो ये क्या बनेगा 166, 16 यहां चला गया ऊपर कैरी, 16 नीचे आएगा, 6 यहां आया, एक यहां चला गया, एक एज इट इज आ गया, ये डेसिमल लगने के बाद ये आ गया आपके पास। मेरे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे दैट इज 0.1664 ग्राम। जिस साल ये पेपर आया था उसके अंदर जो ऑप्शन थे वो थे 32 ग्राम, 0.32 ग्राम, 16 ग्राम एंड 0.16 ग्राम। तो आप देखो आपका आंसर आराम से मैच कर रहा है 0.16 ग्राम का। फिर से देख लो भैया, एक बार मैं फिर से पूरे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, गौर से देख लो सवाल को पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके बाद सवाल एक बार आपने करना है और फिर इसका मैं एक होमवर्क भी दे दूंगा। सवाल पहले एक बार अच्छे से सवाल को देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल कहता है ऑक्सीजन को आपने फिल किया किसी क्लोज मेटल जार में और वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब। समझ में आ गई बात। और उसके अंदर प्रेशर है। अच्छा, किसी के जहन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार ऑक्सीजन को फिल करने से प्रेशर कहां से आ गया, तो बेटा कल वाला लेक्चर जो है ना वो तमीज से 2-3 दफा देखो, उसमें मैंने पूरी बात बताई थी कि प्रेशर कैसे आता है गैसेस को किसी कंटेनर में फिल करने पे। एट अ प्रेशर ऑफ 1.5 इंटू 10⁵ पास्कल, टेम्परेचर भी आपको दे दिया। द जार हैज अ स्मॉल लीक इन इट, जार के अंदर एक छोटा सा लीकेज है जहां से आपकी गैस क्या करेगी भाई, स्केप करेगी, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर आपके पास कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दिया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी बता दिया। फाइंड द मास ऑफ द गैस दैट लीक्स आउट बाय द टाइम द प्रेशर एंड द टेम्परेचर इनसाइड द जार इक्वलाइज विद द सराउंडिंग। सबसे पहले आपने देखा भाई आपको करना क्या है, आपने अपनी एक रूट डिसाइड किया कि भाई मुझे मास निकालना है। मास कहां से आएगा, नंबर ऑफ मोल से आएगा, कि मैं ये पता कर लूंगा कितने मोल जनाबे वाला आपके पास स्केप करके बाहर जा चुके हैंगे। तो आपने वही बोला, इनिशियल कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर फाइनल कंडीशन में आपने नंबर ऑफ मोल निकाले, एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी के कॉन्सेप्ट को लेकर। बस उसके बाद आपने दोनों को माइनस किया। आगे तो हमने सिर्फ मैथ्स करी है। मैथ्स में क्या है, 1/24 आर आ रहा था आपके पास आंसर, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये डेल्टा एन आ गया, ये उठ के आ गया, ठीक हो गया। फिर मास कैसे निकाला, नंबर ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है, एक का 16 होता है, दो है ऑक्सीजन, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 32 आ गया। बस इसके बाद आपने इसको उससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास 0.16 ग्राम आ गया। अब एक बार ये पूरा सवाल जो है अपने हाथ से कर लो, 5 मिनट आपके पास है। 11:46 पे मैं आपके साथ अगला सवाल शेयर करूंगा। अब ठीक है मेरा बेटा, अब इसके बाद मजीद जो है ना वो इसको आप इसके बाद में करते रहना। अब मेरा बेटा हमारे पास जो अगला टॉपिक है, ये अगला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हमने पढ़ना है अच्छे से देखते चलो। देखो भैया, जितने भी आपके पास अभी टाइम है, तो अल्टीमेटली आपको अपनी ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, इसको इंप्रूव करने का तरीका वही है, जब आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिले उसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, साथ साथ टीपीपी करो, ये सब चीजें करते चलो। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। वो हमारे पास है प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर ऑफ अ
गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। अब देखो भैया, प्रेशर ऑफ गैस आपके पास क्या चीज है, या किस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है इसका, या क्या बनता है इसमें से क्वेश्चन। देखो भाई, मान लो आपके पास ये एक अदद कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, वो प्रेशर ऑफ गैस का टॉपिक वापस आ गया जो मैंने कल कहा भी था। इसमें मान लो हमारे पास कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या कर रहे होते हैं इसके अंदर, रैंडमली मूव कर रहे होंगे। कोई यहाँ जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई लेट से यहाँ जा रहा है, कोई यूं जा रहा है, कोई यूं जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यूं जा रहा है, ठीक है, यूं जा रहा है, ऐसे रैंडमली मूव करते फिर रहे हैं आपके पास ये सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स। तो कभी ना कभी मेरा बेटा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में भी टकराएंगे। जब टकराएंगे तो फोर्स लगाएंगे, और कभी ना कभी ये वॉल्स से जाके टकराएंगे, और ये वॉल्स के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। जब ये गैस के मॉलिक्यूल मेरे भाई वॉल पे ऊपर जाके फोर्स अप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वॉल का कोई ना कोई एरिया है, तो जितनी फोर्स ये मॉलिक्यूल लगा रहे हैं उसको अगर आप एरिया से डिवाइड कर दो, तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यही मेरा बेटा आपके पास प्रेशर होता है, हमें ये बात पता है। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया आपके पास क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स होता है। पता है ना हमें ये सारी की सारी बात, तो ठीक है। अब ये जो मेरे भाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, इस प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आहिस्ता आहिस्ता समझते जाना कि ये फॉर्मूला क्या है, इसमें किस चीज से क्या मुराद है, कैसे यूज करेंगे, सब चीजें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप में जितने लोगों ने ये चैप्टर अपने इंटर में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो मैं आपको एक फन फैक्ट बता देता हूँ। इसकी जो डेरिवेशन है ना, वो आपकी क्लास 11 और 12 में जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें सबसे बड़ी डेरिवेशन है इसकी, ठीक है। सबसे बड़ी डेरिवेशन अगर आप किसी फॉर्मूले की पढ़ोगे तो वो यही वाली है, P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाली। खैर, इसमें P से क्या मुराद है, P से मुराद है ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, कंटेनर की, वेसल की वॉल्स के ऊपर। सर वॉल पे क्यों एक्सर्ट कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया, फिर बताएं। देखो भाई, फिर समझ लो। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जाके इससे टकराएंगे ना भैया, जब टकराएंगे तो क्या होगा, फोर्स लगाएंगे। और जो इसका एरिया होगा, इसका एरिया उससे डिवाइड कर दोगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो निकालने का ये फॉर्मूला है, एट एनी टेम्परेचर T 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब भाई साहब यहाँ पे आपको जो रो नजर आ रहा है, दिस रो इज बेसिकली डेंसिटी, दिस रो इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है जनाब आपके पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है आपके पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मास किसका भाई, गैस का। वॉल्यूम किसका भाई, कंटेनर का, क्योंकि गैस आपके पास पूरा का पूरा अवेलेबल वॉल्यूम क्या करती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो मास इसको हम यहां डिफाइन करते हैं ऐसे, m मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय v। क्यों सर ऐसे क्यों करते हैं, देखो m मेरा बेटा आपके पास क्या है, एक मोल का, एक मोल का नहीं, आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास इसके अंदर, समझना गौर से, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर मेरे पास इसके अंदर लेट से 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास जो है ना वो स्मॉल एम है, तो दो का कितना होगा 2m, तीन का कितना हो जाएगा 3m, सही। तो ये n आपके पास क्या है, n यहाँ पे क्या शो कर रहा है, m आपको शो कर रहा है कि आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके पास, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने हैं, ठीक है। पार्टिकल्स क्यों कह रहे हैं सर, भाई हो सकता है वो एटम हो सकता है मॉलिक्यूल हो, भाई सीधी सी बात है ना। अगर उसमें हीलियम भरा हुआ है, नियॉन भरा हुआ है, आर्गन है, तो वो तो एटॉमिक फॉर्म में होगा, इनर्ट गैसेज हैं क्योंकि वो तो, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो भाई एक मॉलिक्यूल का मास, दो मॉलिक्यूल का मास, तीन मॉलिक्यूल का मास, ये सारी की सारी चीजें आपके पास इस तरह से, ठीक है। और वी से क्या मुराद है भाई, वॉल्यूम है। और डेंसिटी वही है आपके पास, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, भाई टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब आपको एक और चीज लिखी नजर आ रही है, दैट इज मीन स्क्वायर स्पीड। फिर से देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं, इसको गौर से देखो, ये क्या है, ये कहला रही है जनाबे वाला आपके पास मीन स्क्वायर स्पीड। क्या कहला रही है ये, मीन स्क्वायर स्पीड। फिर से देखो क्या पढ़ रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता,
मीन, ये बार मीन का सिंबल है, स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। ये आपके पास है मीन स्क्वायर स्पीड। सर ये मीन स्क्वायर स्पीड क्या भला है? बेटा ये भी एक तरह का एवरेज है। मीन किसको कहते हो आप? एवरेज को कहते हो। एवरेज की ना अलग अलग किस्में होती हैं, आपने एक ही किस्म पढ़ी हुई है, एक और किस्म मैं भी आपको सिखा रहा हूं। ये बेसिकली स्क्वायर एवरेज कहलाता है, ये स्क्वायर स्पीड का मीन कहलाता है। कैसे निकलता है ये? मान लो आपके पास इसके अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है इसमें? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो भैया आपको ये बात पता है ना, हर पार्टिकल की अपनी कोई ना कोई मूव करने की वेलोसिटी होगी। तो मान ले भाई पहले की वेलोसिटी है v1, तो आपने क्या किया? v1 का स्क्वायर किया। फिर दूसरे की वेलोसिटी है v2, आपने v2 का स्क्वायर किया। फिर तीसरे की वेलोसिटी है v3, आपने इसका स्क्वायर किया। करते 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 nth वाले पार्टिकल की वेलोसिटी का आपने स्क्वायर किया। इन सबको आपने जमा किया और n से आपने डिवाइड कर दिया। फिर सुनो, जब हम लोग नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, या जिसको आप सिंपल अरिथमेटिक मीन कहते हो, तो आपका जो सिंपल एवरेज होता है जनाबे वाला, वो कैसे होता है? भाई अगर मैं आपको बोलूं, अभी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं इनका मैं फिजिक्स का कोई टेस्ट कंडक्ट करता हूं, ठीक है, और फिजिक्स के टेस्ट से याद आया, आपका जो 22 सितंबर का 22 सितंबर से ऑनवर्ड टेस्ट स्टार्ट होने उससे पहले मैं आपका एक चैप्टर वाइज टेस्ट क्लास 11 का कंडक्ट ऑलरेडी कर चुका हूंगा। तो तैयारी रखना। मेरा क्लास इसका चैप्टर 11 का टेस्ट जो है, ये जो 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 चैप्टर पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, हीट 11 11 को भाड़ में डालो, जो आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना हीट का, इसका टेस्ट मेरा 22 सितंबर से पहले हो जाएगा। मैं अपना चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से भी लूंगा एक, ठीक है। 22 सितंबर को तो आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे शुरू, ठीक है। वो एक आपका जो मिला के टेस्ट होता है इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। मैं अपना टेस्ट हीट के चैप्टर का उससे पहले भी लूंगा। तो भाई जो होमवर्क मिल रहा है साथ साथ करते जाओ, होमवर्क को कोई आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। 30 40 एमसीक्यूज का होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जिस तरह के क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं। आपको ये आसान लग रहे हैं तो टेस्ट आसान होगा, मुश्किल लग रहे हैं टेस्ट मुश्किल होगा। मुश्किल को आसान बनाने का तरीका प्रैक्टिस, और बहुत सारी प्रैक्टिस, और फिर से प्रैक्टिस, और फिर से प्रैक्टिस है, ठीक है। सिंपल एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है भाई? मान लो मैंने कोई टेस्ट कंडक्ट किया, उसमें 600 बच्चों ने टेस्ट दिया, लेट से 40 मार्क्स का टेस्ट था भाई। एक के मार्क्स है 30, एक के आए 29, एक के आए 40, एक के आए 39, एक के 35, बहुत सारे मार्क्स आ गए। अब तरीका क्या है? आप सारे के सारे मार्क्स को जमा करोगे भाई। मान लो A1 पहले के मार्क्स, A2 दूसरे के मार्क्स, A3 तीसरे के मार्क्स, करते 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 आप क्या करोगे? AN तक जाओगे, यानी कि nth ऑब्जर्वेशन को आप जमा करोगे, और अल्टीमेटली क्या करोगे? इसको आप एन से डिवाइड कर दोगे। जी जी, कराची यूनिवर्सिटी का भी ये टेस्ट होगा, अगर आपको ये सवाल पूछना है तो KU का भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को आपने जमा किया और एन से आपने क्या कर दिया? इसको उठा के डिवाइड कर दिया। ये आपका सिंपल एवरेज है। अब देखो ये एवरेज तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना भैया, ये वाला एवरेज तो बचपन से पढ़ा ना। बचपन में जो आपकी क्लास वगैरह में कभी आपको बोला गया होगा यार एवरेज एज निकालो क्लास के लोगों की, तो ऐसे ही तो निकालते थे। सबकी एज जमा करी भाई, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास से आपने डिवाइड कर दी, तो भाई सही यही तरीका था। अब यहां पे देखो इस एवरेज में और इस एवरेज में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। ऊपर आप क्या कर रहे थे? सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहे थे। नीचे आप क्या कर रहे हो? हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर रहे हो, इसलिए ये स्क्वायर एवरेज कहलाता है। मैं वो जो तकरीर कर रहा था ना, ये स्क्वायर एवरेज है, तो ये वो ये चीज थी। आपने क्या करा भाई? पहले मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर, दूसरे की स्पीड, तीसरे की, चौथे की, करते करते nth वाले की स्पीड का स्क्वायर किया, फिर उसको सम किया, और किससे डिवाइड कर रहे हो जनाब? एन से। ये आपके पास है मीन स्क्वायर स्पीड। और आप यकीन नहीं करोगे, इस बेसिक से कॉन्सेप्ट से इतने आसान 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 माजी में 3 4 सवाल आए हुए, अभी आपके सामने लेकर आता हूं मैं। क्लियर है? तो एक बार दोबारा देख लो, हमने क्या पढ़ा, क्या चीज डिस्कस करी हमने। हमने कहा कि भाई गैस को आपने किसी वेसल में, कंटेनर में इनक्लोज किया है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज बेसिकली गिवन बाय द इक्वेशन P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सही। अब अगर मुझे यहां पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वैल्यू निकालना हो, तो उसको सब्जेक्ट बनाना हो, तो भाई अकेला कर लेंगे, 3P डिवाइडेड बाय रो। अच्छा, इससे इससे परेशान नहीं होना। बाज किताबों में जैसे ए लेवल्स वालों की आप देखोगे, या फेडरल की देखोगे, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना, है यही चीज, मीन स्क्वायर स्पीड ही है ये, ठीक है। तो बस वो लिखने का एक तरीका है, ठीक है। हो गया ये चीज। अब इसकी एक बार तो माजी में पूछी गई, बेटा यूनिट बता दो, सिर्फ और सिर्फ मीन स्क्वायर स्पीड की यूनिट पूछी, और जितने बेवकूफ लोग थे उन्होंने इसकी यूनिट लगा दी मीटर पर सेकंड। ओ भाई, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों सर? बेटा ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पढ़ो ये क्या हो रहा है। मैंने अभी बताया था, पहले मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर किया, तो भाई मॉलिक्यूल की स्पीड मीटर पर सेकंड में नापेंगे, जब स्क्वायर कर देगा तो क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड भी मीटर पर सेकंड में नापेंगे, लेकिन जब स्क्वायर कर दिया तो क्या बना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो करते 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 गोया के जितने भी ये फैक्टर न्यूमरेटर में ऐड हो रहे हैं इन सब का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसकी तो कोई यूनिट होती ही नहीं है। तो भैया यूनिट क्या बनी मीन स्क्वायर स्पीड की, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड किसी भी जाविये से नहीं होती है। ये तरीका होता है इसको निकालने का। अब अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दूं, क्योंकि जाहिर है अभी मेरे पास क्या आ रही है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का रूट लूंगा तब जाके मुझे मीटर पर सेकंड मिल जाएगा ना भैया। तो इसीलिए रूट ले रहे हैं। तो भाई रूट मैथ्स कहता है जो काम एक तरफ करेगा भाई वो काम दूसरी तरफ भी करेगा। अब ये चीज क्या बनती है भाई, ये बनती है आपके पास आरएमएस स्पीड। क्या बनती है ये, आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड बोले तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देखो मैं फिर पढ़ना सिखा रहा हूं, गौर से देखो। ये क्या है भाई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। फिर से देखो, फिर रिपीट कर रहा हूं। ये सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब कोई अगर अकलमंद भाई ये बोले सर ये रूट से स्क्वायर को मार दें, नहीं मेरा बेटा, मीन बीच में आ रहा है, मीन जालिम बीच में आ रहा है। देखो रूट इसके ऊपर लगा हुआ है, ये रूट स्क्वायर से नहीं मर सकता क्योंकि ये प्लस 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 बीच में आ रहे हैं। हाँ अगर ऐसा होता ना वी स्क्वायर अपॉन एन और ऊपर रूट होता, मिसाल दे रहा हूं, अब क्या होता, ये रूट से ये मर जाता और सिर्फ एन के ऊपर रूट बाकी रह जाता ऊपर, लेकिन वी वाला रूट मर जाता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पे बीच में क्या आ रहा है भाई, प्लस आ रहा है, ये इसके ऊपर आपने रूट लगाया है अभी। ये कहलाती है आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इससे भी पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये क्या कहला रही है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड की अगर यूनिट पूछी जाएगी तो इट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको किताब में भी ऐसे ही लिखा जाता है VRMS या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये आपने इसका पहला फॉर्मूला पढ़ लिया, अंडर रूट 3p डिवाइडेड बाय रो। अभी इसके दो फॉर्मूले और आने हैं, परेशान नहीं होना, सब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आएंगे। यहां तक पहले आप मुझे बता दो कि आपको सब चीज समझ में आ गई है, क्लियर है भाई। अब देखो भैया, आरएमएस स्पीड का आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, आरएमएस स्पीड का आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया जनाबे वाला, अंडर रूट 3p डिवाइडेड बाय रो, ठीक हो गया। अब जब आप इसको खोलोगे ना, यहां से रो को खोलोगे, रो आपके पास क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस है, ठीक है। और अभी आपने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ द गैस क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ताजा ताजा पढ़ के आए थे ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम बच्चे मेरे, ठीक है। अब सुनते चलो वापस। ज- जब आपने इस वी को ऊपर लेकर गए तो ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा जनाबे वाला 3PV डिवाइडेड बाय, चलो 3PV डिवाइडेड बाय M/N, ठीक है। ये क्या किया मैंने भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला ओपन कर दिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और मास के आगे n मल्टीप्लाई हो रहा है, n क्यों हो रहा है, क्योंकि m से मुराद भाई एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का या एक पार्टिकल का मास है, और n से मुराद है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। mn/v किया आपने, v आप ऊपर चले गए, ठीक है, फ्रैक्शन पलटा, v आपका ऊपर चला गया। अब यहां पे देखो भाई, हमें एक चीज पता है बेसिक सी, क्या, PV इज इक्वल टू nRT होता है आपके पास, जर्नल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT होता है, हमें पता है ये बात। और n का हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और एक और चीज हमने पढ़ी थी, n बराबर है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर के। ये वही फॉर्मूला है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना, कि आपने नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर्स, ठीक हो गया। तो बस Na को नीचे ले आए तो ये बन गया n बराबर है NP डिवाइडेड बाय Na। अच्छा यहाँ पे एक, बल्कि एक कांस्टेंट उसको हम बाद में लेकर आएंगे, ठीक है, थोड़ी देर में लेकर आते हैं, पहले आगे देखो इसी के अंदर। अगर मैं यहाँ पे भैया क्या करता हूँ, VRMS को एज इट इज लेके चलता हूँ, और यहाँ पे 3 × PV की जगह पे मैंने लिख दिया nRT, अपॉन में आ गया मेरे पास M/कैपिटल N। कैपिटल N से क्या मुराद है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान में रखिएगा। कैपिटल N से क्या मुराद है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चल रही है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला लिखूं, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो n विल बी इक्वल टू 1। तो यही फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, 3n। सर आपने अभी n को तो 1 कर दिया ना भाई, वो कैपिटल N को किया, एक मोल की बात नहीं कर रहा, एक मोल में तो 6.02 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। तो यहां आपके पास आ गया स्मॉल m,
हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई, समझ में आती है। अब इसको देखो, 3RT/m को मैंने एक तरफ कर दिया और मल्टीप्लाई बाय n को मैंने अलग कर दिया, n को मैंने अलग से लिख दिया। ये डेरिवेशन की आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो फाइनल फॉर्मूला आएगा ना वो याद रखने की जरूरत है। आपको वैसे ही बता रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा याद करने का लोड कम हो जाए, कि आपको पता चल जाए भाई कि ये आया कहां से था। हर चीज फिजिक्स में कहीं ना कहीं से आती है, ठीक है। अब आगे जो n लिखा हुआ है वो आपके पास क्या है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय आपका मॉलिक्यूलर मास, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। आपके पास m से m चला गया यहाँ पे, जब ये चला गया आपके पास तो ये क्या बनता है, VRMS आपके पास बराबर आ रहा है किसके, 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये आपके पास है मेरा बेटा एक और फॉर्मूला, दिस इज अगेन अ फॉर्मूला। VRMS बराबर है किसके, √3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M के। एक फॉर्मूला आपने इससे पहले पढ़ा है VRMS का, जो कि था आपके पास 3P डिवाइडेड बाय रो का, ये फॉर्मूला भी पढ़ा था आपने। ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एम क्या है आपके पास, मोलर मास, और इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। एक चीज अपनी कॉपी में जहां भी आप ये नोट्स बनाओ वहां नोट डाल के लिख लेना कि जब कभी भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपने ये जो मोलर मास होगा इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, किलोग्राम पर मोल में। क्यों सर, भाई ऐसा यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम होती है। सही है। जो आपका मोलर मास होता है ना वो यूजुअली आपको पता किसमें होता है, ग्राम पर मोल में होता है। जैसे अभी आपने पता, अभी आपने पढ़ा या आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है, तो वो ग्राम के अंदर है, ग्राम पर मोल। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का 44 पढ़ा आपने। इसी तरह आपने पानी का जो मॉलिक्यूल होता है H2O, उसका आपने 18 पढ़ा होगा, वो ग्राम मोलर मास होता है, जहन में रखिएगा। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसका तरीका क्या होता है भाई, 1 किलोग्राम में आपके पास होते हैं 1000 ग्राम, तो किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड ग्राम से किलोग्राम में आने के लिए यू विल डिवाइड बाय 1000। ये चीज नोट करके लिख लेना, वरना बाद में आपके पास होती है परेशानी, ठीक है। ये आपके पास आ गई, एक दो फॉर्मूले हो गए। अब आप नोट करो, आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नजर आ रहा है। अब देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मेरा बेटा, मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है और एवोगैड्रोस नंबर मेरे पास एक और कांस्टेंट वैल्यू है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, सही है। और ये एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। अब आप नोट करो, तो ये दो कांस्टेंट वैल्यू है जिनको मैं डिवाइड कर रहा हूं, मोल से मोल मर जाएगा यहां पे, और इन दोनों को डिवाइड करने पर यह बात समझ में आती है कि एक और नया कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा। क्यों भाई, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो हमेशा आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0.5 ही आएगा ना भाई। 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो डिवाइड करने पे आंसर भी हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट ही आता है, कभी चेंज नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही आर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर एक यूनिवर्सल नंबर है। इसका मतलब इनको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को मेरा बेटा आप कहते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कई जगह पे के साथ छोटा बी भी लिखा होता है और कई जगह पे सिंपल के भी लिखा होता है, और ये है कि आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जितने कांस्टेंट्स है ना भाई, ये कांस्टेंट जहन में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब यूज करने होंगे। 1.38 इंटू 10⁻23 और जूल पर केल्विन, और इसकी यूनिट भी याद रखिएगा। हमारी अगली क्लास में जब थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लास होगी उसमें यूनिट के ऊपर तस्करा हो रहा होगा। तो ये आपके पास आ गया क्या, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। समझ में आने वाली बात है, समझ में आने वाली बात है। कैसे निकाला भाई, दो यूनिवर्सल कांस्टेंट को डिवाइड किया तो एक नया आपके पास कांस्टेंट उठकर आ गया। ठीक है, मैंने मिसाल भी दे दी, जैसे 1/2 करो या 3/4 करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो आंसर विल ऑलवेज कम आउट टू बी अ कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा जनाब, अब देखो VRMS का अभी अभी ताजा ताजा आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, VRMS का ताजा ताजा आपने फॉर्मूला पढ़ा 3RT/m। सर हम इतने सारे फॉर्मूले क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि मेरे बेटा आपकी किताब में लिखे हुए, किताब मैंने तो नहीं बनाई ना, मेरा काम क्या है, जो किताब में लिखा हुआ है आपको एक एक चीज सारी की सारी पढ़ाना। ठीक है, तो K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय NA, और अल्टीमेटली, वरना आपस की बात बताऊं तो ये वाला जो एक फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से हम 99% क्वेश्चन RMS के हल कर रहे हैं कि हमें बाकी दो फॉर्मूलों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी किताब में लिखा हुआ है, पूछा जा सकता है, तो हमने पढ़ना तो बरल है सारा का सारा। तो R बन जाएगा हमारे पास K मल्टीप्लाई बाय NA, वेयर NA इज व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर। सही है भाई। अब आ जाओ जरा देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास, इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान में रख लिएगा, और एक और चीज मेरा बेटा जरा, एक और चीज जो आपने जहन में रख लेनी है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के आप फॉर्मूले पढ़ के आए हो, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास,
और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यही पढ़ा था आपने, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों की बात करूं, m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं 1 लेके चल रहा हूं क्योंकि मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। कितने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं? मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। डिवीजन में आपके पास आ जाएगा भाई साहब क्या, एवोगैड्रोस नंबर। अगर मैं यहां से मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकालूं, तो ये मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर m मल्टीप्लाई बाय Na। ये दो चीजें ध्यान में रखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने क्या क्या दो चीजें आपको ध्यान में रखने बोली। सबसे पहले ये चीज देखो, हमने अभी पढ़ा था अगर आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो आंसर विल कम आउट टू बी अ कांस्टेंट। तो मैंने बोला यार, यूनिवर्सल जो गैस कांस्टेंट है उसको अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूं तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसका मतलब क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मैंने यहां से आर का वैल्यू निकाला के टाइम्स ऑफ Na। फिर मैंने कहा भाई जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और मैंने कहा दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था एनपी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, ये है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चूंकि मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं या एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां 1 लिख दिया। अब मैंने यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, क्यों कर रहा हूं ये सब अभी नजर आ जाएगा तीसरा फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। इसको मैं यहां लेकर गया, Na को मैंने उल्टे हाथ पे फेंका, तो ये बन जाएगा m इंटू एन ए विल बी इक्वल टू कैपिटल M। यहां पे लाके ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है ना, ये आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो जल्दी से। अब देखो, आपके पास 3 r की जगह पे r का वैल्यू ले आओ, k टाइम्स ऑफ Na मल्टीप्लीकेशन में आपके पास आ गया t अपॉन में कैपिटल M का वैल्यू ले आओ, आपके पास m मल्टीप्लाई बाय Na, सही है। ये आ गया आपके पास, जो मर रहा है भाई मार दीजिए, Na से Na मर गया। ये मेरा भाई आपके पास आता है तीसरा फॉर्मूला, √3 kT डिवाइडेड बाय M। ये आपके पास है तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये मेरा बेटा आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। जल्दी से एक नजर ये तीसरा फॉर्मूला मैं यहां, मेरे बेटा हमारे पास डिस्टर्बेंस आ गई थी, वो डिस्टर्बेंस को खत्म करते हुए मैं वापस रिपीट कर देता हूं जो हम बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तो उससे आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। चलो आज मैं ये कह रहा था कि जो भैया हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, मैं सबसे पहले आपके सामने वो 3 फॉर्मूले लिख देता हूं, ठीक है। बिल्कुल बेटे, बेटा मुझे पता चल गया था कि परेशानी हो गई है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलो चलो, जो तीसरा फॉर्मूला था वो आपके पास क्या है, वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 kT डिवाइडेड बाय M। जहन में रखिएगा ये M मोलर मास नहीं है, ये क्या है, ये सिंपल मास है, मास, और इसकी यूनिट ऐसा यूनिट में रखेंगे आप किलोग्राम के अंदर। और एक और चीज आप देख लो, यहां पे आपकी जितनी भी आरएमएस स्पीड है, आरएमएस स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, कैसे, √T टाइम्स, देखो यहां से भी नजर आ रहा है, वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। आप जल्दी से एक नजर ये 3-4 फॉर्मूले देख लो और मुझे बता दो यहां तक कोई मसला है या नहीं है, ताकि मैं आपको इसके सवालात की तरफ लेकर चलूं। ठीक है भैया, अब हमारे पास जो अगला सवाल है ये क्वेश्चन है जो हमने आज की क्लास में टॉपिक्स पढ़े हैं ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। कहते हैं द वेलोसिटीज ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स आर 3v 4v एंड 5v रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। देयर आरएमएस स्पीड विल बी। अब देखो आरएमएस स्पीड का आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। सबसे पहले अगर मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि हमने जब हमारा मीन स्क्वायर स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो क्या था भाई, पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, अप टिल आपने बोला nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, और आपने इसको क्या करा जनाब, n से डिवाइड कर दिया। ये आपके पास थी मीन स्क्वायर स्पीड। फिर मैंने कहा था कि आपने दोनों तरफ क्या कर दिया जनाब, अंडर रूट अप्लाई कर दिया। जब आपने दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दिया तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन गया था आरएमएस स्पीड का। इसी के हमने और फॉर्मूले भी देखे थे, 3p डिवाइडेड बाय रो, जो भी ऊपर था। फिर इसी का हमने एक फॉर्मूला और देखा था, 3 kT डिवाइडेड बाय स्मॉल m। फिर इसी का फॉर्मूला हमने देखा था 3 RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये सारे फॉर्मूले हमने देखे थे, ठीक हो गया। अब देखो आपको कहता है क्या है, आपके पास है 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक की वेलोसिटी आपको दी हुई है 3v, और दूसरे की आपको दी हुई है 4v, और तीसरे की आपको दी हुई है 5v, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पहले वाले की वेलोसिटी का स्क्वायर किया, आपने क्या किया, आपने दूसरे वाले की वेलोसिटी का स्क्वायर किया, और आपने क्या किया जनाबे वाला, आपने तीसरे वाले की वेलोसिटी का स्क्वायर किया। तो 3v 4v 5v आपने सबका स्क्वायर किया और डिवाइड कर दिया आपने इसको किससे जनाबे वाला, 3 से कर दिया। और ऊपर आपने क्या कर दिया, ऊपर आपने एक अदद लगा दिया रूट। रूट क्यों लगाया, क्योंकि इसने आपको कहा था क्या मालूम करना है, आरएमएस स्पीड निकालनी है या
मीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। अब देखो, जब मैं 3v का स्क्वायर करूंगा तो 9v स्क्वायर बनेगा, 4v का स्क्वायर करूंगा तो 16v स्क्वायर बनेगा, और 5v का स्क्वायर करूंगा तो 25v स्क्वायर बनेगा। और अल्टीमेटली आपने क्या किया यहाँ पे, इसको सॉरी 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से क्यों किया? क्योंकि आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है। अब ये बात भी आपको समझ में आ रही है जो हमने बात की थी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, तो सबकी स्पीड अलग अलग होती है। यही वजह है कि हम क्या कर रहे होते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल रहे होते हैं। तो आपको नजर भी आ रहा है यहाँ सवाल के अंदर ये सारी चीज, ठीक है। अब 16 में 9 ऐड करें तो 25, 25 में 25 ऐड करें तो ये आ गया आपके पास 50v स्क्वायर, और डिवीजन में आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब वी स्क्वायर को अगर मैं रूट से बाहर निकाल लूं और 50 और 3 को रूट में रहने दूं, तो ये बनेगा अंडर रूट 50 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ गया, वी आ गया, विच मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि अंडर रूट 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वी। बोलो भाई, समझ में आ गई ये बात? आसान था बेटे। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर आपको यहाँ कहीं फॉर्मूले में नजर आ रहा है? यहाँ पे कहीं, यहाँ पे फॉर्मूले में कहीं आपको बताया गया था कि आपने उसका भी स्क्वायर करना है? नहीं, तो फिर इसमें क्यों करना है भाई? ठीक है, अपनी तरफ से थोड़ी करेंगे। चलो, इसी जैसा बिल्कुल एक क्वेश्चन और आया हुआ है माजी के अंदर, उसको भी देख लेते हैं जरा जल्दी से। ये देखो, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये भैया हमारे सामने अगला क्वेश्चन मेंशन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव स्पीड्स इन किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे आपसे कहता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 4 किलोमीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। फिर वही काम करेंगे, देख लो भैया। 1 का स्क्वायर पहले वाले का, 2 का स्क्वायर दूसरे वाले का, फिर 3 का स्क्वायर तीसरे वाले की वेलोसिटी का स्क्वायर, 4 की मतलब चौथे वाले की वेलोसिटी का स्क्वायर। आपने सारे के सारे इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी वेलोसिटी का स्क्वायर किया, सम किया, और 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मालूम क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। तो आपने ऊपर क्या कर दिया, जनाबे वाला लाके एक अदद आपने रूट लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। डिवाइड किससे कर दिया आपने, 4 से डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे, आपने करा 16 में 9 को ऐड किया 25, 25 में 4 को ऐड किया 29, 29 प्लस 1 कितना हो गया 30। 30 को किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 4 से डिवाइड कर रहे हो। ये आपके पास बनता है 15 डिवाइडेड बाई 2। किसके अंदर आ रहा है, रूट के अंदर। भाई 2 से कैंसिल कर दिया, 2 15 से 30 होता है, और 2 2 से आपके पास 4 होता है। अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2। बता दो भाई, समझ में आ गया? जी जी रहिए बेटे, आप भी बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, सिंपल है बेटे। किलोमीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि ये किलोमीटर पर सेकंड इसकी बेसिकली यूनिट है, ठीक है। उसकी मर्जी, वो किसी में भी दे दे आपको, सही। क्लियर है? आसान था, मुश्किल तो नहीं था। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास एक दो क्वेश्चन और आए हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन हमारे पास और हैं, उसको भी देख लें जल्दी से। आंसर अगर मीटर पर सेकंड में निकालना होता तो भैया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, आप 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। अब हमारे पास भैया दो क्वेश्चन और आपके सामने आ रहे हैं, देख लो जल्दी से। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन द आरएमएस वेलोसिटी इज डबल। ठीक है बेटे, क्वेश्चन बाद में कॉपी करिएगा जब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन द आरएमएस वेलोसिटी इज डबल ऑफ दैट एट 300 केल्विन। अब आहिस्ता आहिस्ता पहले सवाल समझो। आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है व्हेन आरएमएस वेलोसिटी इज डबल ऑफ दैट एट 300 केल्विन। यानी कि आपको कोई इनिशियल टेम्परेचर दिया है T1, और उस वक्त गैसेस की कोई आरएमएस वेलोसिटी है, लेट्स से द आरएमएस वेलोसिटी इज V। आपको कह रहा है बताइए वो क्या टेम्परेचर होगा। आपको जो पहला टेम्परेचर दिया है वो तो 300 केल्विन दे दिया, ठीक है।
आपको कह रहा है वो क्या टेम्परेचर होगा, 300 केल्विन पे आपको वेलोसिटी कितनी दे दी, कोई वेलोसिटी नहीं दी हुई थी, मैंने उसको मान लिया v के बराबर है। इसने कहा वो क्या टेम्परेचर होगा जिसके अंदर आरएमएस वेलोसिटी 300 केल्विन वाली वेलोसिटी के डबल हो जाए, यानी कि क्या हो जाए भाई, 2v हो जाए। सवाल वापस पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है आपको, सवाल में क्या कह रहा है, नहीं बेटा यूनिट चेंज नहीं करना, देखो उसने किलोमीटर पर सेकंड में ही तो मांगा हुआ था, देखो क्या कह रहा है, किलोमीटर पर सेकंड में ही आरएमएस स्पीड मांगी हुई है, जब उसने जिसमें दी हुई है उसी में पूछी हुई है तो यूनिट क्यों चेंज करेंगे। हाँ अगर वो कहता कि मीटर पर सेकंड में, तो फिर आपने यूनिट चेंज करना होता, वरना चेंज की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। तो आपको कहता क्या है जनाब, 300 केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर कोई वेलोसिटी है, आपको बताना है वो क्या टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूले पढ़ाए थे उसमें आपने देखा होगा वी आर एम एस का जो आपका फॉर्मूला था 3 kT/m हो या 3 RT/M हो, इसमें भैया आपने एक चीज नोट करी थी, क्या चीज नोट करी थी, वो एक चीज आपने ये नोट करी थी जनाबे वाला कि ये जो आरएमएस वेलोसिटी है, आरएमएस वेलोसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ। बस यहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, v1 डिवाइडेड बाय v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट टी, सामने लिखा हुआ है, अंडर रूट t1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट t2, ऐसे बन जाएगी ये चीज उठ के आपके पास। अब क्या करेंगे भाई, आपको कहते हैं भाई पहले वाली वेलोसिटी v थी, दूसरी वाली वेलोसिटी आपके पास 2v थी। अब पहले वाला टेम्परेचर तो आपको पता ही है कितना गिवन है, 300 केल्विन, दूसरे वाला टेम्परेचर आपसे मांग रहा है या पूछ रहा है, v से v मर गया, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करता हूं ये बन जाएगा 1/4, यहां आ जाएगा आपके पास 300 डिवाइडेड बाय T2, T2 को वहां ले जाओ, 4 को वहां ले जाओ, तो T2 विल बी इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर आपके पास आता है जनाब 1200 केल्विन, ये आंसर आपके पास उठ करके आ रहा है। दिस इज द आंसर विच इज 1200 केल्विन, ये आंसर आ रहा है आपके पास, ऑप्शन डी। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने जो आपका अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट फैक्टर द आरएमएस वेलोसिटी विल चेंज इफ द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस। आपको कह रहे हैं आपने बताना है कि आरएमएस वेलोसिटी कितना चेंज होगी अगर टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया जाए। देखो भाई मैं फिर समझा रहा हूं, अगर किसी को ऊपर वाला सवाल नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, नीचे वाला सवाल फिर देख ले, उससे भी ऊपर वाला सवाल हो जाएगा। आपने अभी अभी वीआरएमएस का फॉर्मूला पढ़ा था, 3 RT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, यही पढ़ा था आपने फॉर्मूला। अब देखो आपको ये सवाल में चेंजिंग किस चीज की कर रहा है, आपको ये टेम्परेचर को चेंज करने को बोल रहा है, टेम्परेचर को चेंज कर रहा है ना भैया। जब टेम्परेचर को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब आपका जो वी आर एम एस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, हो गया उठ के, ऐसे ही हो गया, अंडर रूट टी हो गया। अब यहां से आपने बनाया अपना फॉर्मूला। अच्छा सर आर और एम क्यों नहीं लिया, क्योंकि सवाल में उसने आर और एम को चेंज करने की कोई बात नहीं करी है, ठीक है भाई। अब हो गया v1 डिवाइडेड बाय v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट t1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट t2, बन गई आपके पास ये चीज सही। अब क्या करेंगे, अब आपको कहता क्या, बाय व्हाट फैक्टर द आरएमएस वेलोसिटी विल चेंज। मान लो पहले जब टेम्परेचर T1 था इसकी वेलोसिटी v थी, अब जब टेम्परेचर T2 है तो इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया v प्राइम है। फिर सुनो क्या बोला, मैंने कहा जब टेम्परेचर v1 था तो इसकी वेलोसिटी मान लो v है, जब टेम्परेचर T2 हो गया तो वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई v प्राइम, मुझे नहीं पता अभी कितनी हो गई, ठीक है। T1 टेम्परेचर कितना है 27, हम यहां पे किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे, तो आ जाएगा 27 प्लस का 273। केल्विन में क्यों लेंगे, क्योंकि हमेशा आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखना होता है, सही। फिर जो सेकंड आपका टेम्परेचर था वो कितना दिया हुआ है 327, वही काम करेंगे, 327 प्लस का 273, ये किस में कन्वर्ट कर दिया जनाब, केल्विन में। जब कभी भी आपको टी लिखा नजर आए ना टेम्परेचर, हमेशा आपने किस में लिखना है, हमेशा आपने किस में लेना है, केल्विन में ही कंसीडर करना है, ठीक हो गया। ये जनाब हमारे पास बनता है v डिवाइडेड बाय v प्राइम विल बी इक्वल टू 27 में 273 ऐड किया तो बनता है आपके पास 300, 327 में 273 ऐड किया तो ये बनता है आपके पास 600, सही, क्या बनता है 600। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिए, 3 1 और 3 2 आपके पास क्या होता है 6 होता है। ये आपके पास बनता है जनाब v डिवाइडेड बाय v प्राइम विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, भाई 1 का रूट तो 1 ही होता है और अपॉन में आ गया आपका अंडर रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो v प्राइम का वैल्यू आपके पास आ रहा है अंडर रूट 2v। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि पहले आपके पास आरएमएस स्पीड थी v और अब आरएमएस स्पीड कितनी हो रही है, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ v।
यानी कि पहले के मुकाबले में √2 टाइम्स आपकी स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है। और बढ़नी तो थी क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आपकी जो आरएमएस स्पीड है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी आरएमएस स्पीड डेफिनेटली क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। बोलो भैया, यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? हाँ या ना? देखो भैया, आपसे जब भी पूछा जाए ना बाय व्हाट फैक्टर, बाय व्हाट फैक्टर, ठीक है, बाय व्हाट फैक्टर, आपसे जब भी पूछा जाए ना बाय व्हाट फैक्टर, तो भैया बाय व्हाट फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, कि कोई भी चीज ना कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है तो आप क्या करोगे, √2v डिवाइडेड बाय v कर दोगे आप, ठीक है, मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल कर दो, हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपके पास कितने गुना का आंसर क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको क्या समझ में आया, आपको यह समझ में आया कि √2 टाइम्स कोई चीज बढ़ी है। और आसान करके एक मिसाल समझ लीजिए, जैसे मेरा बेटा मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं यार, एक चीज की फाइनल वैल्यू आई 3y, और एक चीज की इनिशियल, इसी चीज की इनिशियल वैल्यू थी y, मतलब y कोई क्वांटिटी है, उसकी पहले वैल्यू थी y, और बच्चे फाइनल वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 3y। मैं आपसे पूछूं यार कितना चेंज आया, ये इनिशियल वैल्यू है और ये है जनाबे वाला आपके पास फाइनल वैल्यू, कितना चेंज आया, तो y से बढ़ करके ये कितना हो गया जनाब, 3y हो गया। y से बढ़ करके ये चीज क्या हो गई आपके पास, 3y हो गई। तो कितना चेंज आया, 3 टाइम्स का चेंज आया। चाहो तो आप ऐसे निकाल लो जैसे ये सिखाया, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो 3y डिवाइडेड बाय y, तो 3y डिवाइडेड बाय। बोलो भैया, समझ में आ गया सबको कि ये जो हमने आंसर निकाला है √2 कैसे आया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जी बेटे, हर दफा इसको उसमें ही रखना है, कैलोरी में रखना है। अच्छा बेटे, आज जो है ना वो मैं आपके साथ टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगा। वो मैंने टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम बना तो लिए थे, तकरीबन 23 के करीब क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लग रहा है वो आपकी हैसियत से बहुत बाहर के हैं, तो मैं उनको दोबारा से देखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ वेडनेसडे तक मोस्ट प्रोबेबली शेयर कर दूंगा, वेडनेसडे थर्सडे तक कर दूंगा। ठीक है, अभी आप क्लास के अंदर जितने क्वेश्चंस कराए हुए हैं ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, बहुत है।